जैसे ऑक्सीजन आती है नॉन मेटल है और गैस की फॉर्म में पाई जाती है, नाइट्रोजन है नॉन मेटल है लेकिन गैस की फॉर्म में। तो एलिमेंट 2 तरह के, 3 तरह के बताए थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो मेटलॉइड तो नहीं है ना, तो दोनों में से इसे एक में होगी आर्गन, तो मेटल तो है नहीं वो, तो कौन सी ग्रुप में आ जाएगी? नॉन मेटल में आ जाएगी। ठीक है, अगला पार्ट है सिंबल किसे कहते हैं। समझ में आया? हमारी लाइफ के अंदर बहुत चीजों के सिंबल होते हैं, हम सिंबल से अंदाजा लगा लेते हैं। छोटे छोटे सिंबल जो बाजार में जो है आप देखते होंगे, सिंबल बना हुआ है, उसमें डेंजर का साइन का सिंबल है, तो आप मान जाओगे कि ये तो खतरा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो एलिमेंट साइंस में क्या सिंबल किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा सिंबल की डेफिनेशन। ब्लैक पेन अभी तक नहीं आया इनकी क्लास में होता है ब्लैक पेन, सातवीं सर की क्लास में। यस सर। वो कहाँ से आया? सर ब्लैक नहीं था सर, रेड था। रेड और ब्लू। सिंबल बताइए, सिंबल लीजिए तो लीजिए, ये पार्टिकल नहीं है। सिंबल जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, समझ में आया? ये रिप्रेजेंट करने के, पार्टिकल तो अलग होता है। पार्टिकल तो आप दिखाओगे, ये जैसे मिसाल के तौर पे हवा में ऑक्सीजन पार्टिकल पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ O2, लेकिन उसको आप लिखोगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो सिंबल है, इट इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, इट इज नॉट ए पार्टिकल, ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वन एटम, एक किसी एलिमेंट के एटम को कैसे लिखोगे? एक दिखा तो सकते हो भाई, इसमें एटम पाए जाते हैं ऑक्सीजन के, या मॉलिक्यूल पाए जाते हैं ऑक्सीजन के, आयरन के एटम्स पाए जाते हैं, नजर नहीं आएंगे वो भी क्योंकि दे आर सो स्मॉल कि हम उनको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन आप जमा तो कर सकते हैं। हवा को आपने एक डिब्बा बंद करके, तो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, तो आप ये तो कह सकते हो हवा लेकिन दिखा नहीं सकते, इसलिए हमें जो माइक्रोस्कोपिक आइज चाहिए, लेकिन लिखेंगे कैसे उसे? तो हर चीज के लिखने में नाम भी अलग है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम को जब हम लिखते हैं उसको सिंबल कहते हैं। शुरू में जो सिंबल वर्ड था लिखने के लिए, लिखने की बात हो रही है, सर ऑफिस में आप डालने का एटम कैसे होते हैं? राउंड शेप के होते हैं, तो उसने राउंड गोला बनाया, तो भाई गोला, बाकी एटम सारे गोले हो गए, तो उसने क्या करा, उसने कहा कि जो सबसे छोटा एटम है उसने एक बिंदी डाल दिया, स्मॉल पॉइंट, उसने हाइड्रोजन का एटम, किसका? हाइड्रोजन। अब एक गोल, वो भी गोल होगा, तो सारे एटम को गोल मानते हैं स्फेरिकल, उसमें उन्होंने रेस बना दी ऐसे करके, उन्होंने जैसे शाम रेस निकलती है, चमकता है ना वो, तो उन्होंने कहा कि ये गोल्ड है, क्या है ये? गोल्ड है। अंदर की साइड पे मैंने बाहर की तरफ बनाई, अंदर की साइड ऐसे रेस बना दी, और उसके नीचे बीच में जी लिखी है उन्होंने। और बहुत सारे आयरन था, तो आयरन भी गोल होगा से एटम, उसके अंदर आई लिखी है। तो डाल्टन के जमाने में 30-40 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और उनका सबके सिंबल सर्कुलर थे, क्योंकि एटम ये एज्यूम किया जाता है एटम सर्कल की फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, स्फेरिकल। इसको सर्कल नहीं कहते, क्या बोलते हैं उसे? स्फेरिकल। सर्कल तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल होता है, स्फेरिकल 3 डायमेंशनल, जैसे फुटबॉल। सर्कल तो एक आपकी जो बोर्ड पे आप डालो ये सर्कल है, ये 2 डायमेंशनल है, लेग तो ब्रेक आएगा। जो गोल चीज होती है उभरी हुई, वो क्या कहलाती है? स्फेरिकल। क्या? तो लेकिन स्फेयर को आप कागज में शो करोगे तो सर्कुलर की फॉर्म में शो करोगे। समझ में आई ना बात की? तो बेसिकली जितने भी एटम थे वो सारे सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में शो करे, क्योंकि ये जो किया जाता है एटम जो होता है वो किस शेप में होता है? स्फीयर की शेप में होता है, फुटबॉल की शक्ल में, कंचे की शक्ल में। उसमें उन्होंने थोड़ी चेंजेस कर दी, जैसे मिसाल के तौर पे सल्फर का जो एटम था उसमें उन्होंने, आज भी आप देखिए उसमें उन्होंने ये वाला साइन लगा दिया, जो आप उसमें जो एम्बुलेंस वगैरह होती है तो ये लगा होता है कि एम्बुलेंस का साइन है,
ये बेसिकली सल्फर से दवाइयाँ बहुत बनती है, तो वो जो साइन है नहीं ये सल्फर का है। तो दो चार ये सिंबल आप देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। सिल्वर का आइटम था, वो भी स्फेरिकल था, दिखाएंगे उसको सर्कल फॉर्म में, उसके अंदर एस लिख दिया, क्या लिख दिया उसके अंदर एस लिख दिया। तो शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन एटम ऑफ एन एलिमेंट वो सिंबल कहलाता है। तो डाल्टन के सिंबल ये थे। इस तरह और बहुत से साइंटिस्ट ने अपने सिंबल बनाए, उन्होंने हम तो एक्चुअली इसको वजह क्या थी सिंबल बनाने की, कि अपना जो उनका वर्क होता था, जो वो काम कर रहा है उसको सीक्रेट रखते थे कि हमारे नाम से शाया हो, कोई इसको कॉपी करके अपने नाम से शाया ना कर। तो उसके लिए वो छोटे छोटे सिंबल बनाया करते थे कि मुझे आयरन से रिलेटेड मैंने कोई चीज बनाई है, तो अब आयरन लिखूंगा तो हर कोई देख लेगा, तो सिंबल की फॉर्म में लिखो ताकि कोई उसको पहचान ना सके। तो अलग अलग साइंसदान ने अलग अलग सिंबल यूज किए, लेकिन अल्टीमेटली आखिर में एक यूनिवर्सल वो बनी कमेटी, उन्होंने सिंबल्स को डिसाइड करा भाई सिंबल ऐसे इंडिकेट करेंगे, वरना ऐसा बोलना तो गड़बड़ हो जाएगी मामला। समझ में है ना? आप सिंबॉलिक फॉर्म में कोई चीज़ यहाँ से भेजोगे, क्या नाम है, दूसरे मुल्क में मंगाने के लिए, आपने अपने हिसाब से सिंबल बना के भेज दिया, आपके लिए वो सिंबल जो था वो बॉल्स का था, समझ में आया? उनके लिए वो सिंबल जो था वो हाथी दांत का था, वहाँ पे वो, तो वो बॉल थोड़ी भेजेंगे, वो हाथी दांत भेज देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यूनिफॉर्मिटी के लिए सेम सिंबल होना चाहिए ताकि आसानी से समझ में आए, क्योंकि साइंस तरक्की कर चुकी थी, काफ़ी नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा था, एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही थी। तो उसको IUPAC सिस्टम कहा गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, उस रूल्स के हिसाब से जो सिंबल्स बनाए गए वो अल्फाबेट्स को यूज करके बनाए गए। ज्यादातर सिंबल्स में इंग्लिश अल्फाबेट का पहला वर्ड यूज करा है, ज्यादातर सिंबल्स, लेकिन वो वर्ड जैसे आयोडीन में आई यूज करा, लेकिन आयरन में भी आई आता है। तो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जो अल्फाबेट यूज करे वो ग्रीक लैंग्वेज में जो उसका नाम था वहां के नाम के हिसाब से सिंबल यूज करा, अल्फाबेट दिया। जैसे ग्रीक लैंग्वेज में आयरन को फेरम बोलते हैं, क्या फेरम को एफ से आता है, समझ में आया? उन्होंने एफ यूज करा, छोटो मेरी बात, लेकिन एफ जो है वो फ्लोरीन के लिए भी आता है, तो फेरम से एफ आता है, लेकिन एफ पहले से फ्लोरीन के लिए यूज हो रहा है एलिमेंट है। तो उन्होंने क्या करा, रूल बनाए कि पहला जो वर्ड है इंग्लिश अल्फाबेट में वो कैपिटल होना चाहिए और उस नाम का दूसरा लेटर भी ले सकते हैं उसी नाम से, और वो छोटा होगा, पहला कैपिटल दूसरा छोटा। तो फेरम बोलते हैं, तो फेरम की स्पेलिंग है FERRUM, तो उन्होंने F और E ले लिया, तो ये आयरन का सिंबल बन गया। अब आप आयरन को आई से लिखते हो तो अलग हो जाएगा, क्योंकि रूल्स के हिसाब से आप कोई चीज नहीं कर रहे तो वो अलग हो जाती है। ये इंटरनेशनल कानून है, ये मजहबी कानून भी है, वैसे भी कानून, नॉन मजहबी कानून भी है कि व्हेन यू राइट समथिंग इट शुड बी अकॉर्डिंग टू रूल्स। आप कोई मैं अपना रूल बनाऊंगा, ठीक है, वो आपका अपना रूल है, आप अपने घर पे यूज कीजिए, आप अपने रूल को कहीं भी यूज कीजिए, अपने दोस्तों में यूज कीजिए, लेकिन आप उसको यूनिवर्सली यूज नहीं कर सकते। यूनिवर्सली आप कोई चीज यूज करना चाहते हैं तो वो इसी रूल के हिसाब से लिखेंगे जिस रूल से वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रही है। समझ में आई बात? कोई चला नहीं क्या? वो कह जुवेरिया, तो आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? इसी तरह सोडियम को नाइट्रम बोलते हैं, क्या? नाइट्रम। अब सोडियम जो होता है वैसे ऐसे आता है, वो सल्फर के लिए यूज होता है, पहले से यूज हो रहा है। तो अब उन्होंने कहा भाई सोडियम का सिंबल ग्रीक लैंग्वेज से लेते, तो क्या लिया एंड तो नाइट्रोजन के लिए भी लेते, तो उसको क्या लगा, आगे क्या लगा दिया सोडियम। पोटाशियम को ग्रीक लैंग्वेज में कैलियम बोलते हैं, तो इसका सिर्फ के लिया, क्योंकि के नाम के जो था इस नाम से कोई दूसरा वर्ड नहीं आ रहा। तो सिंबल्स, पहली बात तो सिंबल एक रिप्रेजेंटेशन है, ये पार्टिकल का नाम नहीं है, पार्टिकल नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखे उसको। आप देखिए कार्टून देखते हैं, कार्टून के अंदर वो कोई बहुत लंबा आदमी उसके लिए लंबा सा पास्ता बना देते, कोई बहुत छोटा कद का उसके लिए छोटा सा बना देते हैं वो कोई चीज,
अब वो लोग पहचानते हैं कि भाई ये फलां को इंडिकेट करता हो, ये फलां को। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो इसी तरह सिंबल एटम्स को रिप्रेजेंट भी कैसे करें, कैसे लिखें, तो उसके जो लिखने के तरीका था उसे सिंबल कहते हैं। अब वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग यूज करे उस जमाने में। डाल्टन ने सिंबल यूज करे सर्कुलर फॉर्म में, क्योंकि उसने कहा एटम स्फेरिकल होते हैं। एटम सर्कुलर नहीं, एटम स्फेरिकल है, और स्फेरिकल जिसको हम डायग्राम में दिखाएंगे वो सर्किल में की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट में था नहीं, उसने सारे सर्किल यूज करे, उसमें उसने चेंजेस कर दी। आयरन के केस में उसने आई लिख दिया, सल्फर के केस में उसने बीच में प्लस साइन डाल दिया, मेडिकल का साइन होता है। सल्फर के केस में उसने सॉरी क्या था, सिल्वर के केस में उसने एस लिख दिया। गोल्ड के केस में उसने अंदर की तरफ क्या बना दी, शाइन रे को बना दी, जैसे रेज होती है, ये चमकता है वो। तो वो डाल्टन सिंबल थे, और आपको डाल्टन सिंबल भी एग्जाम के हिसाब से याद करते हैं। तो एग्जाम में आ गया सवाल, व्हाट इज द डाल्टन सिंबल ऑफ ऑक्सीजन है, व्हाट इज द डाल्टन सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ये 2-4 सिंबल है, 6-7 सिंबल है कि आप 25 से याद करेंगे। अब कार्बन का सिंबल है, सर्किल बना के उसको काला कर दिया, जो कार्बन के दवाओं में थे कार्बन काला हो गया। समझ में आ गई बात? ऑक्सीजन का सिंबल खाली बिल्कुल ब्लैक, और हाइड्रोजन के सिंबल में अंदर एक डॉट डाल दिया। तो ये 2-3 दफा आप करेंगे, आपको ये याद हो जाएगी। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सिंबल यूज करे, उसमें प्रॉब्लम होती थी, तो उसको भी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या मैंने नाम बताया था, IUPAC कमेटी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी, सारे साइंटिस्ट की बनी, बहुत सारे, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। उस रूल के हिसाब से जो सिंबल दिया जाता है उसे IUPAC सिंबल कहते हैं, उसको साइंटिफिक सिंबल भी कह देते हैं, क्योंकि साइंस के रूल के हिसाब से। उस सिंबल के हिसाब से फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट द सिंबल शुड बी द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, or it should be the first alphabet should be from English language, but alphabet can the name can be taken Greek language. अब ग्रीक लैंग्वेज का जैसे आयरन को फेरम बोलते हैं, तो फेरम के लिए F लेंगे, लेकिन F ऑलरेडी फ्लोरीन के लिए लेते हैं, तो साथ में क्या ले लिया E। तो सेकंड जो वर्ड होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। अब अगर आप दोनों कैपिटल लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, दोनों स्मॉल लिखते हैं वो भी गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं मिसाइल पे लेड, आपने लिखा P और यहाँ लिख दिया B। लेड को डिस्मत कहते हैं, वो बोलते हैं प्लम्बम, ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्लम्बम। तो P तो आएगा ही आएगा, B आपने बड़ा ले लिया, वो गलत, B डिस्मत का सिंबल है। तो दूसरा सिंबल, दूसरा लेटर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, PB। ये प्लम्बम है जिसको हम लेड कहते हैं, ये लेड का सिंबल है। गोल्ड को ऑरम बोलते हैं, क्या, ग्रीक लैंग्वेज ऑरम, AURUM। तो गोल्ड का सिंबल क्या हो जाएगा ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से। उसको सिल्वर को अर्जेंटीना बोलते हैं, क्या, तो उसका सिंबल होगा क्या, AG। जो आगे लीजिए G है, क्योंकि AR पहले यूज कर रहा है आगे के लिए। बात समझ में आई नहीं आई? देखा भाई, एक वर्ड नहीं दूसरा लेके उसी नाम में से लिया जाएगा। सर ए किसके लिए यूज करते हैं? क्या ए को ए किसके लिए यूज करते हैं? ए किसके लिए यूज होता है चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 114 118 एलिमेंट है, तो उसमें आप ये चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल में ए जो है वो किसी के लिए यूज नहीं होता, और है तो मेरे दिमाग में नहीं है, तो सारे सिंबल याद नहीं हो। अच्छा, अब जो एटम है उसका मास कितना ही हो, सिंबल वही रहेगा। कार्बन का मास 12 हो या 13 हो या 14 हो, सिंबल C रहेगा। ऑक्सीजन का मास 16 हो, 17 हो या 18 हो, ऑक्सीजन के 3 तरह के पार्टिकल हैं, 16, 17, 18, सिंबल उसका O रहेगा। मास के बदलने से सिंबल नहीं बदलेगा, सिंबल बदलता है जब एलिमेंट बदल जाता है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सिंबल लेफ्ट हैंड साइड पे यूज होता है वही राइट हैंड साइड पे यूज होता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट नहीं बदला, एलिमेंट नहीं बदला। अगर एलिमेंट बदल जाते तो लेफ्ट हैंड साइड का सिंबल अलग होता और राइट हैंड साइड का
अलग होता है। ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे कि C14 कार्बन जो है ये इसमें से पार्टिकल निकलता है, जिसके बाद ये नाइट्रोजन इसकी जो पार्टिकल है इसमें 6 प्रोटॉन इसमें को कार्बन कहते हैं, 6 प्रोटॉन वाले को कार्बन कहते हैं। इसमें कुछ चेंज होती है इसके न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में चेंज आती है और इसमें 7 प्रोटॉन हो जाते हैं और 7 प्रोटॉन वाले पार्टिकल को नाइट्रोजन कहते हैं। इसलिए आप रिएक्टेंट में देखेंगे C और प्रोडक्ट में देखेंगे N। क्यों? तो ये रिएक्टेंट में C इसमें यूज कर रहे हैं 6 प्रोटॉन वाला पार्टिकल और जो रिएक्शन जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन मिलाती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर हुई है, पहले ही कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। 3 तरह की चेंजेस होती है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड न्यूक्लियर। तो वो जो न्यूक्लियर चेंज होती है उसमें इसमें जो न्यूक्लियर चेंज आती है तो पार्टिकल 6 की जगह जो जाते हैं 7 और 7 प्रोटॉन वाले पार्टिकल को नाइट्रोजन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम N लिखेंगे, C नहीं लिखेंगे। देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें प्रोटॉन चेंज नहीं होते। तो अगर लेफ्ट पे A है और ऑक्सीजन है तो राइट पे भी A और C और O होगा। C का कुछ और चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जितने प्रोटॉन यहाँ पे उतने प्रोटॉन यहाँ पर है। O में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी होंगे, जिसमें सिंबल भी क्या रहेगा, वही रहेगा। क्योंकि प्रोटॉन के बदलने से एलिमेंट बदल जाए तो एलिमेंट बदल जाएगा तो सिंबल भी बदल। अब ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? नाउ इट कम्स टू दिस पॉइंट, व्हाट डज सिंबल इंडिकेट, ये बताइए। बड़ा होगा स्कूल में सिंबल की डेफिनेशन समझ में आ गई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ one of representing, sorry, the smallest way of representing, a smallest particle, the smallest way of representing one atom of an element. Smallest way of representing, smallest particle नहीं सॉरी, smallest particle तो पार्टिकल में आ जाएगा, उसके लिखने को पार्टिकल नहीं कहते, उसके लिखने को सिंबल कहते हैं। इसमें 3 मेन पॉइंट है, जैसे 5 है टोटल, 3 है। सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर कहीं सिंबल लिखा है तो उससे क्या क्या बातें आपके दिमाग में आएंगी? सबसे पहले उससे ये समझना आएगा कि एक अगर एक खाली सिंबल लिखा है, एक एटम को इंडिकेट कर रहा है ना, किसके? एलिमेंट के एटम। दूसरा उसके नाम को इंडिकेट करता है। मिसाल के तौर पे कहीं H लिखा है केमिकल रिएक्शन में, क्या लिखा है? H। H2 प्लस O2 है ना, ये बाद में इसको बैलेंस करेंगे तो वाटर मिल जाएगा बैलेंस करके, वो अलग चीज है, तरीका कैसे बैलेंस होगा। अब H लिखा है तो H किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का। अब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से चलेंगे, एक H जो है वो एक हाइड्रोजन एटम को इंडिकेट करता है। ये आप ये नहीं हरियाणा को लिए H क्या लिखा है कि हरियाणा, वो क्या लिखा है कि ऑक्सफोर्ड, तो मतलब क्या हुआ, क्या लगे हरियाणा जो है वो ऑक्सफोर्ड के अंदर पाया जाता है। O for नॉट ऑक्सफोर्ड, O for ऑक्सीजन, H for हाइड्रोजन। तो सिंबल इंडिकेट सबसे पहले नेम। H देखते आपके दिमाग में नाम आ गया, क्या नाम आ गया? हरियाणा है नाम, क्या आया? वो देखते दिमाग में नाम आ गया, ऑक्सीजन। तो सिंबल इंडिकेट नेम ऑफ द एलिमेंट। दूसरी बात, सिंबल इंडिकेट नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल इंडिकेट वन एटम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट ऑफ द। अगर हाइड्रोजन का सिंबल है तो हाइड्रोजन गिवन इसमें लिखते हैं जिसका सिंबल है, जिस एलिमेंट को इंडिकेट करो उसी का वन एटम होगा। ये नहीं सिंबल तो हाइड्रोजन का है और वन एटम ऑक्सीजन का इंडिकेट कर रहा है, वन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट। ये बात समझ में आ गई? 2 बातें। अब बताइए इसको, एक बात और बताइए, आपने पढ़ी होगी क्या? क्या डेफिनेशन? अब तो पता चल गई क्या है डेफिनेशन? स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, रिप्रेजेंट करने में स्मॉलेस्ट है क्या? फर्स्ट लेटर नहीं, वो इसके उसमें नहीं आएगा डेफिनेशन। ये तो आपको रूल्स बताएं कि भाई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या 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 रूल्स है।
समझ में आया ना? तो भाई इसको इंग्लिश अल्फाबेट को यूज़ करते हैं, कोई उर्दू का यूज़ करे, कोई हिंदी का यूज़ करे, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सल रूल बना दिया कि सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट यूज़ करेंगे। और पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो है वो अगर 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो छोटा होगा। अब कौन से नाम का है? जैसे गोल्ड है, इसको औरम भी कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, तो उन्होंने कहा या तो इंग्लिश नेम यूज़ करेंगे या ग्रीक लैंग्वेज, और कोई सी लैंग्वेज का नाम यूज़ नहीं करेंगे। लेट को क्या कहते हैं? क्या? लेट को लेकिन लेट को प्लम्बम, प्लम्बम में सर ये पीजी के लिए अगर पी स्पेलिंग है ना, पीएल से ऑलरेडी वो सिंबल था, तो प्लम बम, तो उसको थोड़ा सा वो करने के लिए ऐसा वर्ड चुनते हैं जो आसानी से याद भी हो जाए, जो आसानी से, तो इट इज यूज्ड टू मेक केमिस्ट्री इजी, अंडरस्टैंडिंग इजी। अब कोई मुश्किल सा वर्ड ले लेंगे तो फायदा क्या होगा? तो सिंबल भी यूज करना आसान बनाने के लिए। तो 2 चीजें तो सिंबल की समझ में आ गई, नेम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट। तीसरी बात बताइए, सिंबल इंडिकेट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एलिमेंट और द गिवन एलिमेंट। अब सुन लो ध्यान, इसी चैप्टर में आगे चल के आप एटॉमिक मास भी पढ़ेंगे। उनमें एटॉमिक मास में टोटल मास निकालने के लिए हम उसको ऐड भी करते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन के जो एटॉमिक मास है हम 12 यूज करते हैं, 12 पॉइंट समथिंग है, 12.00 समथिंग, हम 12 लेते हैं होल नंबर में। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 पॉइंट समथिंग है, हम 16 बनते हैं, कितना लेते हैं? 16। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 पॉइंट समथिंग है, हम 14 मानते हैं। होल नंबर में सारे मास ही लेते हैं, हालांकि एग्जैक्टली होल नंबर में नहीं होता। अब समझ लो मेरी बात, ये मास कैसे निकाला, ये एटॉमिक मास का पार्ट अलग है, अलग चैप्टर है, इसी चैप्टर में अलग हिस्सा है। तो अब आपने C+O2 में टोटल मास निकालना है, CO2 बन गया, आप CO2 के अंदर मास निकालना चाहते हैं, इस पार्टिकल में कितना मास होगा? तो एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने आधा किलो के 2 डिब्बे रखे बॉक्स के अंदर, बड़े बॉक्स में, और 1 किलो के 3 रखे, तो टोटल बॉक्स का जो वेट होगा वो 10 किलो हो जाएगा। कितना होगा? 1 किलो के 3 रखे थे, आधा किलो के 2 रखे थे, 4 किलो का होगा ना। अब आपने आधा किलो के 2 बॉक्स रखे, 1 किलो के 3 रखे, अब आप उसको वेट कर रहा हो 2.5 किलो आ रहा है, अब मान लो क्या आपको गलती है, या तो मशीन खराब है या हमने कुछ तो गलत रखी, या आपने 1 किलो के 3 और आधा किलो के आधे 2 बॉक्स रखे, तो 4 की जगह वहां पे आ रहा है 8, उसको अलग कुछ गड़बड़ हो रही। तो जो वेट निकालते हैं किसी चीज का, वो उसमें रखे गए पार्टिकल्स को तो ऐड करके निकालते हैं, पार्टिकल को मल्टीप्लाई नहीं करते, उसमें रखी हुई चीजों को ऐड करके। तो CO2 का मास कितना होगा कि CO2 में जो पार्टिकल पाए जाते हैं, तो एक पार्टिकल CO2 का जो एक पार्टिकल है उसमें 1 कार्बन एटम से बनता है और 2 ऑक्सीजन से बनता है, तो उसका मास कितना निकलेगा? आप कार्बन का मास कितना लोगे? 40, कितना? 12, और ऑक्सीजन का मास मैंने कितना बताया था? 16, और ये 2 ऑक्सीजन के पार्टिकल है, 2 बॉक्स है, कितना हो गया? 32। तो 32 उसमें ऐड करेंगे, टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड जो पार्टिकल है उसका जो टोटल मास निकलेगा एक पार्टिकल का, वो कितना निकलेगा? 44 निकलेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास उसके अंदर पाए जाने वाले एटम का मास होता है। तो जहां C लिखा है वहां पे आप 12 यूज करोगे, ये नहीं कि C लिखा है कोई देख तो नहीं रहा तो 15 यूज कर लेता हूं, कैसे होगा भाई? C है तो ना कार्बन है, तो कार्बन है तो आपको कार्बन का ही मास यूज करना है, क्योंकि हर एटम अपना मास इंडिकेट करता है। कहीं S लिखा है तो SO2 मिसाल के तौर पे है, तो आप S में आप सल्फर का मास यूज करेंगे, सल्फर के एटम का नहीं आता तो देखेंगे आप कि सल्फर के एटम में कितना मास होता है, तो 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 ऑलरेडी में बता चुका हूं। तो टोटल मास सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा? 32 प्लस 32, 64 हो जाएगा। आप सल्फर में 32 क्यों यूज करना है? क्योंकि ये रूल है कि कोई भी सिंबल जब उससे मास निकालेंगे, उसको मास में कन्वर्ट करेंगे, तो उस सिंबल के एक एटम के जो मास है वही इंडिकेट करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम।
तो ये सिंबल की डेफिनेशन में आ जाता है कि सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, नेम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एक सिंबल एक एटम को इंडिकेट करता है। अब आपको दो एटम इंडिकेट कर दें, ऑक्सीजन के दो एटम, या तो 2O लिखो, 5 एटम इंडिकेट कर दें तो 5O लिखो। क्वांटिटी हमेशा शुरू में आती है, समझना है आपको। मैंगो इंडिकेट करना है, आप एक सिंबल बना दीजिए, ये मैंगो का सिंबल है। आपको 2 मैंगो इंडिकेट करना है तो उससे पहले 2 लिख दीजिए सिंबल से पहले। तो ये एक मैंगो था, ये आपको 10 इंडिकेट करने तो 10। तो ये जो सिंबल है ये तो ऑक्सीजन एक एटम का है, आपको 2 एटम इंडिकेट करनी है, 2 लिख देंगे, आगे नहीं पीछे, शुरू में। क्वांटिटी हमेशा शुरू में लिखी जाती है, याद रखिएगा। आगे लिखने से क्या गड़बड़ हो जाएगी, आप आगे पढ़ेंगे। आपको 5 एटम ऑक्सीजन के इंडिकेट करने को क्या लिखेंगे आप, 5O। अब से कोई इसका मास निकालो, तो O का मास आपको याद होना चाहिए, ये तो टेबल में देखिए आप। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और क्योंकि यहाँ 2 एटम यूज कर रहे हैं 32 हो जाएगा। तो 3 बातें तो सिंबल की क्लियर हो गई, नेम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट, समझ में आई नहीं आई? या तीसरा एटॉमिक मास, यानी उस जगह कहीं एस लिखा है तो एस का ही एटॉमिक मास यूज करेंगे आप। तो वो एस मास इसलिए यूज कर रहे हैं कि एस लिखा है, तो सिंबल अपने एटॉमिक मास को भी इंडिकेट करता है। वो कितना है वो आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आपको सही यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो आपको याद करना पड़ेगा। ये ओ लिखा है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूज करेंगे, तो एस में कितना एटॉमिक मास हो जाएगा 32। और 2 पॉइंट और हैं जो इस स्टेज पे आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन इसी चैप्टर में आगे समझ आएंगे। सिंबल इंडिकेट, तीसरा चौथा पॉइंट है 1 मोल एटम। सिंबल ऑल्सो इंडिकेट, आपको कैसा ये मोल क्या होता है, हाँ कहोगे आप, मुझे मालूम है तो बताऊंगा आपको बाद में चलिए। इस चैप्टर में सबसे मुश्किल और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, समझ में आया। सिंबल ऑल्सो इंडिकेट क्या नाम है, सिंबल ऑल्सो इंडिकेट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ये 2 बातें जो आगे चल के आप समझिए, अभी नहीं समझ सकते। बेसिकली सिंबल इन चीजों तो कंपलसरी है, नाम तो है, सिंबल से नाम पता चलता है, सिंबल से वन एटम का पता चलता है, सिंबल से एटॉमिक मास का पता चलता है। सिंबल 1 मोल एटम को भी इंडिकेट करता है, यानी वही सिंबल है, सी लिखा हुआ है, आपने 2C लिखा हुआ है, अब इसको 2 एटम ऑफ कार्बन के या 2 मोल एटम ऑफ कार्बन के। अब कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, मोल अभी मैं नहीं समझा, आगे चल के आएगा। आप देखिए बहुत सी जगहों पे फिगर्स आती हैं, मतलब वो आइए लिखिए क्या नाम है, पॉपुलेशन। अब वो कॉलम बना हुआ है पॉपुलेशन का, है दिल्ली वहाँ लिखा हुआ है 10, कैलकाटा वहाँ लिखा हुआ है 12, 10, खाली 10 10 आदमी नहीं रहते, ऊपर लिखा होगा इन मिलियंस, इन, तो जहां 10 लिखा है उसको 10 नहीं पढ़ेंगे आप, कहीं लिखा होगा थाउजेंड्स, तो इसका मतलब उसको 1000 पढ़ेंगे, मिलियन लिखा है तो मिलियन पढ़ेंगे। नंबर 10 है लेकिन ऊपर मिलियन लिखा है। तो बहुत सी जगहों पे हम क्वांटिटी मोल्स में लेते हैं, जो क्या है वो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। तो वही सिंबल आपको 1 मोल इंडिकेट करना, तो वही सिंबल लिखेंगे, और वहां लिखा होगा इसको मोल्स में लेंगे तो उसको 1 मोल एटम पढ़ेंगे, या 1 एटम की। 2C लिखा है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, 2 मोल एटम। जैसे 10 लिखा है तो मिलियन लिखा होगा तो हम 2 मिलियन पढ़ेंगे, 12 मिलियन पढ़ेंगे। 10 लिखा है तो 10 मिलियन पढ़ेंगे। तो इसी तरह मोल्स में भी क्वांटिटी इंडिकेट होती है, क्वांटिटी याद रखना। तो वो अगर हम एक पार्ट का, एक हिस्से का हम क्वांटिटी मोल में ले रहे हैं तो दूसरा हिस्सा भी मोल में लिया जाएगा। ये मेरे हाथ में पहला हिस्सा तो पढ़ लिया 1000 में और दूसरा पढ़ लिया मिलियंस में। जब ये लिस्ट बनी हुई है तो अगर पहला हिस्सा मिलियन में है तो दूसरा भी मिलियंस में होगा। आप टेबल पढ़ते हैं रोजाना, आप बार देखते हैं, उसमें डेटाज होती है, उसमें लिखा है 1000, तो अगर पहली जो इंफॉर्मेशन है वो 1000 में, दूसरी मिलियंस में नहीं होगी, दूसरी भी थाउजेंड्स में होगी। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपको मोल्स में लिखना है, लेना है तो सारे मोल्स में लिए जाएंगे, और आपको अगर सिंपल एटम्स के अंदर लेने क्वांटिटी में लेने तो सारे सिंपल क्वांटिटी में आएगा। 1 एटम कार्बन का, 2 एटम कार्बन के, 5 एटम कार्बन के। लेकिन लिखा है मोल्स में पढ़ो तो फिर 1 एटम मिलेगा 1 मोल एटम, 2 एटम मिलेगा
टू मोल एटम। वो मोल क्या होता है ये आगे चल के आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ये चैप्टर का ये बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुश्किल इसलिए कि इसको अक्सर गलत पढ़ाया जाता है, ये गलत पढ़ते हैं बच्चे। नतीजा क्या होता है, आसान चैप्टर मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक वी हैव टॉट यू व्हाट इज एटम, वी हैव टॉट यू व्हाट इज सिंबल। सिंबल स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ एटम होता है। वो कितनी चीजें इंडिकेट करता है? वैसे 3 तो मेन है, लेकिन 5 चीजें आमतौर से करते हैं। अब कहीं एस लिखा है, पूछा आपसे कि भाई ये एस क्या इंडिकेट करता है, तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे? सल्फर। अब 2 कम पॉइंट्स को मिला सकते हैं, 1 एटम ऑफ सल्फर। एटम भी आ गया और नाम भी आ गया। एस इंडिकेट 1 एटम ऑफ सल्फर। फिर आप लिखेंगे सल्फर का मास आपको याद है 32। अगर आपको याद है तो इंडिकेट एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो लिख दो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। याद है तो आप लिख दो इंडिकेट 32 यूनिट। 32 यूनिट। वैसे से वो सिंबल में कहाँ लिखा है? सिंबल में लिखो तो वो इंडिकेट करता है। मैं आपको मिसाल के तौर पे डिब्बे रखे हुए कई बार, तो आपको पता है ये 5 किलो का डिब्बा, ये 4 किलो का डिब्बा, ये 2 किलो का डिब्बा, ये मालूम है आपको पहले से। इंटरनेशनल वो है कि भाई ये डिब्बे इतने का ही होगा। अब वहां पे सिर्फ डिब्बे का नंबर लिखा है, मास नहीं लिख रखा। तो आपको मालूम है इंटरनेशनल लेवल पे डिब्बा इतने का होना चाहिए। आप बाजार से वो खरीदते, चिप्स खरीदते नहीं खरीदते, हालांकि उसको मास आप देख लेते हैं, लेकिन आपको पता है ये जो चिप का पैकेट है इसका मास इतना होना चाहिए। आप बिना देखे, बिना उसको चेक करे आप उसको देख सकते हैं। ये 2 एक पैकेट अगर 1 किलो का है तो 2 पैकेट 2 किलो का, वो आप चेक कर सकते हैं गलत है या सही है। लेकिन होना अगर एक पैकेट 1 किलो का है तो 5 पैकेट 5 किलो के होने चाहिए। तो सिंबल अपना मास भी इंडिकेट करता है। अगर एस लिखा है आपको मास निकालना है तो वहां सल्फर का मास यूज करेंगे, कार्बन का मास यूज क्यों? सल्फर का यूज करोगे क्योंकि हर सिंबल अपना मास इंडिकेट करता है। आपको जो मास को लिखा हुआ नहीं है वो आपको याद करना पड़ेगा। जब सल्फर का जब वहां एस का मास ऐड करेंगे 32 यूज करेंगे, 12 यूज नहीं करेंगे। तो ये 3 पॉइंट को कॉमन है। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए मैंने। सिंबल इंडिकेट 1 मोल एटम ऑल्सो, 1 एटम ऑल्सो, 1 मोल एटम दोनों। लेकिन ये नहीं एक ही फॉर्मूले के अंदर एक हिस्से के को हम एटम से पढ़ना है, दूसरे हिस्से को मोल्स में पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। अगर एक हिस्से को मोल्स में पढ़ना है तो दूसरा भी मोल्स में पढ़ना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग के साथ। ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, भूलोगे नहीं कभी।